नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में आज फिर से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। अमेरिका में राहत पैकेज टलने से कीमतों पर दबाव है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट भी है। अनसर्टनिटी भरे माहौल के कारण सोने में निवेश मांग बनी हुई है। दूसरे परंपरागत विकल्पों के अलावा डिजिटल गोल्ड की लोकप्रियता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। डिजिटल गोल्ड में निवेश कितना फायदेमंद है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं द्वारा स्मार्ट गोल्ड के संजीव अग्रवाल, पे पॉइंट के फाउंडर केतन दोषी और सोने चांदी पर रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन बात सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की करेंगे, जहां पर हमने लोकप्रियता बढ़ते हुए देखी है। पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स बनते हुए देखी हैं। संजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या है डिजिटल गोल्ड, कितने कम अमाउंट से इसमें निवेश किया जा सकता है और किस तरह की पार्टिसिपेशन आपने बनते हुए देखी है? संजीव से यहाँ पर फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन केतन आपसे वही सवाल है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक जरिया बनाया है, जरिया दिया है। क्योंकि जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, एक प्रोवाइडर होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर आप कैसे लोगों को रीच करें थर्ड पार्टी वॉलेट के हिसाब से भी, तो क्लियरली आपने यहाँ पर डिजिटल गोल्ड के साथ यहाँ पर एक वर्कआउट इसको किया है। कैसे आपने देखी है यहाँ पर वॉल्यूम्स बनती हुई? लेट मी जस्ट मैं आपको ब्रीफ देता हूँ बैकएंड में हाउ डू वी ऑपरेट जी। हमारी रिटेल टच पॉइंट्स है अक्रॉस द कंट्री, वेयर अ कंज्यूमर कैन वॉक इन एंड सर्विसेज अवेल करती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस जी। सो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वी हैव सीन के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। उनको छोटी छोटी सेविंग करने की जो पहले आदत नहीं थी, उनको राइट नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट। एंड सिंस वी वर्क, हम बॉटम ऑफ द पिरामिड में काम करते हैं, जहाँ पे लोग पहुंचते नहीं या सुविधाएं पहुंचती नहीं, उन लोगों के लिए ये डिजिटल गोल्ड इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे 500 रुपए से लेके अपरली जो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते। आमतौर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि टिकट साइज सपोजिंग 1 ग्राम होता है तो भी काफी महंगा होता है रिटेल कस्टमर के लिए। बट इन आर केस 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू होती है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी हमारी स्टोर, वी हैव 48,000 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री एंड थ्रू द स्टोर्स वी विल गिव देम स्मॉल टिकट साइज गोल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बहुत बड़ी सुविधा होगी। लोगों के लिए ही नहीं, काफी हद तक जो गांव हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर आप 1 ग्राम सोना जो कि आज की डेट में 5100 रुपए का है, एक साथ नहीं खरीदना चाहते, तो आप डिजिटल गोल्ड में, जैसे केतन ने कहा कि 500 रुपए से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं और खरीदते रह सकते हैं जब तक आपकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी नहीं हो जाती। संजीव हमारे पास साथ यहाँ पर फिर जुड़े हैं। संजीव, हम केतन से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे डिजिटल गोल्ड यहाँ पर काम करता है। क्लियरली छोटे छोटे नंबर से हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते थे कि किस तरह का पार्टिसिपेशन किन ज्योग्राफी से फिलहाल आपने आते हुए देखा है? मनीषा, मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि हमने एक नया स्टार्टअप 1 साल पहले शुरू किया था। ये है द्वारा स्मार्ट गोल्ड, और उसके द्वारा हम छोटे छोटे गांव में जाकर के सुविधा दे रहे हैं, छोटे छोटे सेविंग्स के लिए गांव में जाकर के, जहां पे 200-500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक लोग हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा सेव करते हैं, सोने में निवेश करते हैं। सोने के साथ साथ एक बार उन्होंने सेविंग्स प्लान शुरू किया तो दूसरे भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में उनका नेक्स्ट स्टेप रहता है। और फिलहाल हम करीब 4100 गांव में प्रेजेंट हैं हमारे पार्टनर्स के द्वारा। हमारे 8 पार्टनर्स हैं एज ऑफ नाउ, और ये जो पार्टनर्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जैसे पे पॉइंट है, वैसे और भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। फिर ये कंपनियां हैं जैसे फिनटेक कंपनीज हैं जो लोन वगैरह देती है, उन्होंने भी सेविंग्स की तरफ आगे अपना हाथ बढ़ाया है, क्योंकि कोविड के समय देखा गया है कि कई लोगों को सेविंग्स की बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट आ जाती है।
और साथ साथ और भी जो कंपनीज हैं उनके साथ हमने सेविंग शुरू की है। पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, पेमेंट वॉलेट्स हैं, लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी है जो डिलीवरी करती है वाइट गुड्स वगैरह विलेजेस में जाकर के, वो भी हमारे पार्टनर्स बने हुए हैं। तो ऐसे करके काफी अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल कंपनीज, पार्टनर कंपनीज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कोशिश में कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमारी सोच है। जैसे हर एक गांव में, हर एक जगह, हर एक इनकम लेवल के पास कोई सेविंग्स, सिस्टमैटिक सेविंग्स होना चाहिए, वही हम द्वारा स्मार्ट गोल्ड के द्वारा कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। इनफैक्ट केतन, एक चीज और पूछना चाहेंगे, अगर डिजिटल गोल्ड की बात करें तो भले ही हमने पिछले साल के मुकाबले इस इन्वेस्टमेंट टूल में ग्रोथ देखी है, बट अभी भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन क्योंकि रूरल इनकम स्ट्रांग रही है इस बार, साथ ही साथ गोल्ड ने काफी अच्छी कमाई करा के दी है, तो क्या सिर्फ पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट बना है, और साथ ही इसको और प्रमोट करने के लिए और इसके रीच बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैम, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में इन टर्म्स ऑफ सम इन्वेस्टमेंट्स। सो इवेंचुअली वी सी कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में प्राइमरीली मतलब गोल्ड इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर एज अ सिक्योरिटी, दिस इज गोइंग टू गो अप। ये यूपी, बिहार जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, वहां पे बहुत सी डिमांड उभरी है अभी इस बार। और वी आर ऑल्सो सीइंग रूरल लोकेशंस नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ सेफर जोन लाइक दिस स्मॉल टिकट साइज लोन्स। सो डिमांड इज गोइंग टू पिक अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। एक लाइफ में जो लोग स्पेंड कर रहे थे, अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, एंड गोल्ड इज द फर्स्ट पिक। And for us, we see a small ticket size investment जो होता है वो लोगों के लिए easy to operate है। हमारी जो दुकानें हैं वहां पे वो कैश लेके भी आ सकता है और 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। So that gives a benefit to the customer in terms of payment option। ये डिजिटल नहीं है, ना ही डीमैट अकाउंट खोलना है, तो दुकान पे आके वो मतलब डिजिटल पेमेंट यूज नहीं कर रहे, हम कैश में भी एक कस्टमर एक रूरल लोकेशन पे जाके गोल्ड परचेज कर सकता है। ही नीड नॉट ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर दिस, सो इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन दिस। एंड ऑल्सो इफ रिडम्पशन इज रिक्वायर्ड, आवर रिटेल आउटलेट विल रिडीम द गोल्ड इंस्टेंटली। So this gives rural locations and underserviced locations a flexibility to invest and flexibility to exit, जो काफी जरूरी है जब आप एक एसेट क्लास में और या एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जाते हैं, तो एंट्री एग्जिट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे केतन ने कहा। लेकिन संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम ऑनलाइन या पेपर गोल्ड की बात करते हैं, जैसे ईटीएफ्स है या गोल्ड बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर आपको सोना नहीं मिलता, यहाँ पर कैश सेटलमेंट होती है। तो जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, यहाँ पर सोना लिया जा सकता है, एक तो ये, और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, आप किस तरह से इसे सिक्योर और प्रोटेक्टेड देखते हैं? ये इम्पोर्टेंट मुद्दा छेड़ा है मनीषा जी ने रेगुलेटरी एस्पेक्ट के बारे में। तो हमारी कोशिश वही है, और ऐसे और भी जो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सब की कोशिश वही है कि अप्रोच किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेबी को एज अ रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म, लेकिन ऑल ऑफ देम डू नॉट, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये स्पॉट परचेज ट्रांजैक्शन रहता है, फिजिकल परचेज ट्रांजैक्शन रहता है। तो देयर इज these two entities do not regulate it. However, हमने क्या किया है कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक खरीदारी 200 रुपए हो, 500 रुपए की हो, तो उसके अगेंस्ट एक जीएसटी पेड रिसीट हम इशू करते हैं कस्टमर को डिजिटली, और अगर उन्हें चाहिए तो फिजिकली डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि उसमें जीएसटी भरा जाता है, जीएसटी अथॉरिटी के पास भी वो सब डिटेल्स रिकॉर्ड रहता है। साथ साथ जो सोने में जो निवेश होती है, उसका जो बैक एंड फिजिकल गोल्ड है, वो एक बहुत ही बड़े वॉल्टिंग कंपनी है, ग्लोबली लार्जेस्ट वॉल्टिंग कंपनी, जो ग्लोबली सब बैंक्स की गोल्ड वॉल्टिंग करते हैं,
SBI की गोल्ड की वॉल्टिंग करते हैं उसके साथ इंडिपेंडेंटली स्टोर किया जाता है। साथ साथ हमने एक और चेक एंड बैलेंस रखा है कि हमने एक ट्रस्टी बैंक अपॉइंट किया है, जो ट्रस्टी बैंक देखता है कि पूरा दिन का कितना सोना खरीदारी की है, कितना लेजर में कस्टमर की आउटस्टैंडिंग है और उसके अगेंस्ट कितना है। एक मेरे को और पॉइंट कहना था, आपने पहले कहा कि उसका सिचुएशन क्या रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। सरप्राइजिंगली हमने ये द्वारा स्मार्ट गोल्ड कुछ एक साल पहले लॉन्च किया था, अक्टूबर 2019 में। धनतेरस के दिन पहला कस्टमर आया था, एक छोटे से गांव तमिलनाडु में इलाकुरुची में फर्स्ट कस्टमर आया था। और उसके बाद मार्च में अपना पूरा बिजनेस कोविड के साथ हमने सोचा कि उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हम नए स्टार्टअप थे, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारे जो निवेश है, कस्टमर्स हैं, छोटे छोटे कस्टमर्स हैं गांव में, उन्होंने अपना उनका इंटरेस्ट बढ़ा है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये इंटरेस्ट तो बढ़ना ही था, क्योंकि आप देखिए कोविड टाइम में सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी एसेट क्लास ने बनाकर दिए हैं तो वो सोना ही रहा है। और यही कारण है कि इंटरेस्ट रहा है कंज्यूमर्स का हर तरीके के जरिए, फिर चाहे वो डिजिटल गोल्ड ही क्यों ना हो। लेकिन डिजिटल गोल्ड के से जुड़ी तमाम बारीकियां तो आपने समझी, लेकिन अब सोने पर स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि सुबह से सोना सुस्त कारोबार कर रहा है। तो हमारे तमाम व्यूअर्स हैं जो कि वेट करते हैं इन कॉल्स का। तो सुनील, आपसे शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में जो पोल हमने किया एग्जैक्टली उसी के दायरे में हमने कारोबार होते हुए देखा है। सोने चांदी में अभी 50,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? मेरे ख्याल से लास्ट 2 से 3 दिन में बहुत एक छोटे से सीमित दायरे में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस इलेक्शन से एक हफ्ता दूर है और जो होप्स थी स्टिमुलस पैकेज को लेके वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। बट हालांकि हाउस स्पीकर जो नैंसी पेलोसी का अभी भी होप है कि यूएस इलेक्शन से पहले एक डील जो है स्ट्रक हो सकती है, बट वो अनसर्टन है। वो अनसर्टनिटी के वजह से गोल्ड जो है $1900 के रेंज में जो है वो फंसा हुआ है। इनफैक्ट अभी देखते हैं तो $1910 के रेंज में भी चल रहा है। मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सिनारियो है अभी, जो अनसर्टनिटी है यूएस इलेक्शंस को लेके, और इवन जो रशिया और फ्रांस में नए कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और इवन जो Q3 गोल्ड का कंजम्पशन रिपोर्ट आया चाइना से, वो भी थोड़ा सपोर्टिव है। तो ये सारे फैक्टर्स थोड़ा पॉजिटिव बयास जो है गोल्ड को अभी भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाइंग ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के लिए। अगर ट्रेडर को गोल्ड में एक पोजीशन अगर बनाना है तो मैं रेकमेंड करूंगा 50,850 और 900 के रेंज में एंट्री ली जा सकती बाई साइड में, और 50,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 51,300 एंड 51,500 का टारगेट देखा जा सकता है। ठीक है, तो खरीदने की सलाह है 51,300 के टारगेट के लिए 50,650 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। 50,850 के आसपास ये ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और जब वापस लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही खाने के तेलों की बढ़ती कीमतों से सरकार चिंता में है। कीमतों को कम करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी पर पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे असीम मनचंदा के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कीमतें काबू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, खाने की तेलों की जो कीमतें हैं वो पिछले 2-3 महीनों में लगातार यहाँ पर बढ़ी हैं। क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, सरकार किन विकल्पों पर यहाँ पर विचार कर रही है? जी, सही कहा आपने। कुछ दिनों पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो खाने के तेल की कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% जो है वो बढ़ चुकी है। खासतौर पर सरसों का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, तो उसकी कीमतें जो है काफी बढ़ रही है। तो इसका मुद्दा जो है, जो पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई थी उसके अंदर जो उठा, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो है कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को निर्देश दिए कि इसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाए, कुछ प्राइस कम कूल ऑफ करने के लिए कदम जो उठाया जाए। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलेगी, सरकार जो है 2 से 3 विकल्प है जिसके ऊपर विचार जो करिए। पहला जो कि स्टेट्स ट्रेडिंग कंपनियां हैं जिसमें कि MMTC है या STC है, उनको इंपोर्ट करने की इजाजत जो है वो दी जाए। उसके बाद वो व्यापारियों को जो है वो आगे जो इम्पोर्टेड ऑयल है वो पास ऑन करेंगी और इनके लिए ड्यूटी जो है वो कम जो है वो रखी जा सकती है।
दूसरा विकल्प ये है कि सरकार जो है 15 दिनों के अंदर जो प्राइसेस है, टैरिफ्स है, उनकी समीक्षा जो है वो करती है, तो उसको कुछ समय के लिए फ्रीज जो है वो कर दिया जाए ताकि प्राइसेस का इफेक्ट जो है वो ज्यादा जो है ना आ पाए। और तीसरा विकल्प ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दी जाए ताकि जो प्राइसेस है उस पर थोड़ा सा कूल ऑफ जो हो सके। तो खासतौर पर जब त्योहारों का सीजन है, जिस तरह प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कमेटी जो है इसे अपने कुछ रिकमेंडेशन जो है वो दे दे और कुछ स्टेप्स जो है वो दिखे कि जिससे कि प्राइस से कूल ऑफ आते आपको नजर आए। पॉइंट टेकन नसीम, बहुत शुक्रिया। एससीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपने सुना 3-4 विकल्प हैं जहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प यहां पर बेहतर रहेगा और आगे जाके तेल के भाव कहां जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस समय ये लोग प्राइजेस को घटाने के बारे में बातें कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ बेईमानी होगी, क्योंकि ये अभी पीरियड है कि अपना सोयाबीन की मार्केटिंग हो रही है और यही वो पीरियड है जबकि मस्टर्ड की बोनी होती है। तो अगर आज किसान को 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं इन ऑयल सीड्स में, तो हिंदुस्तान ने जरूरत से ज्यादा पिछले 20-25 सालों में अर्बन कंज्यूमर को पैम्पर किया है। तो मैं समझता हूं कि ये पीरियड प्राइजेस को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जिससे कि अपना कल्टीवेशन बढ़े। अगर कल्टीवेशन बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में अपना डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑयल्स की बढ़ेगी और इंडिया का डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर कम होगा। जहां तक प्राइजेस का सवाल है, मैं समझता हूं अभी मार्केटिंग ऑफ सोयाबीन जो है फुल फ्लेजेड चालू हो गई है और प्राइजेस सॉफन अप होना चालू हो गए हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते अपनी बात हो रही थी तो मैंने बोला था कि अब ये बाइटिंग पॉइंट आ रहा है, इस लेवल पे प्राइजेस को ऊपर जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि एज इट इज कंजम्पशन भी ड्रॉप हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर जी। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कुछ एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि जो विच कैन सेंड रॉन्ग सिग्नल्स जी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। और आज अगर देखें इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी अतुल जी, तो आज एक एवरेज हाउस होल्ड क्या 3 से 4 किलो से ज्यादा महीने में नहीं खाता है जी। हाँ। तो अगर अपना 10 रुपए किलो दाम मान लीजिए खुदा न खास्ता बढ़ भी जाता है तो 30 से 35 रुपए का उसके बजट में इफेक्ट आएगा, विच इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। यानी अतुल जी, आपका कहना है कि सरकार को फिलहाल यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जैसे ही नई अराइवल बाजार में आएगी भाव अपने आप यहाँ पर थोड़े से नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली आज की हमारी हॉट कमोडिटी भी यहाँ पर खाने के तेल ही है। दीपाली, क्या है, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस, कहाँ जा सकते हैं भाव? इनफैक्ट मनीषा जी, आज की हॉट कमोडिटी सोया ऑयल ही है और यहाँ पर बेचने की ही सलाह है। 971 के लेवल्स पर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 955 के हैं। 980 का एक स्टॉप लॉस रखना। और इनफैक्ट काफी डिस्कशन हुआ तो ज्यादा ऐड में नहीं करूंगी क्योंकि असीम इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुके हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी हम इतना स्ट्रॉन्ग रनअप देख चुके हैं इस पूरे ही पॉकेट में कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है और कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए, जैसे कि असीम ने भी मेंशन किया, कि ड्यूटी रिडक्शन या फिर स्टेट के थ्रू इंपोर्ट्स को चैनलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल से अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो जो सोयाबीन की प्रोडक्शन है वो 21% ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है। तो डिमांड इंटैक्ट है, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इन लेवल्स पर, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसी को प्ले करना है बिकवाली की तरफ 955 के टारगेट के लिए। यहाँ पर सोया तेल में, और जैसे अतुल जी कह भी रहे थे कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से लगती नहीं है और क्योंकि यहाँ पर सरकार भी कुछ विकल्प ढूंढ रही है उसका असर भी यहाँ पर प्राइसेस में। एग्रो की बात तो की और जय आपसे माफी मांगना चाहेंगे, आपको बहुत देर इंतजार कराया, लेकिन जहां तक नॉन एग्री की बात है, किन कमोडिटीज पर आज नजर रहेगी और आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी? जी मनीषा, मुझे लगता है देखिए क्रूड ऑयल है जहाँ पे हरिकेन जेटा की खबरें आ रही हैं यूएस में, तो जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्शन में डिसरप्शंस हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से करंट लेवल से भी भाव में थोड़ा उछाल देखने को मिले, तो क्रूड ऑयल में बाई करके चला जा सकता है। 2800 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 2940 तक का लेवल्स देखने को मिले। सेकेंड, यहाँ पे कॉपर में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, स्पेशली जिंक और निकल में। मुझे लगता है इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम प्ले किया जा सकता है स्ट्रिक्टली फॉर दिस वीक।
थोड़ा सा बुलियन साइड में बहुत कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि ये वीकेंड के बाद ही यूएस इलेक्शंस हैं और उसके बाद किस तरह के इक्वेशंस बनेंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। तो जो भी पोजीशंस है उसको नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। यही मेरी एडवाइस होगी ट्रेडर्स को। ठीक है, तो क्रूड ऑयल पर ये स्ट्रैटेजी है जय की ओर से 2940 के टारगेट्स के, 2800 का स्टॉप लॉस, लेकिन हाँ कॉशियसली आपको ट्रेड लेना है जब तक यूएस डेवलपमेंट सामने नहीं आती है। चलिए, सही मेहमानों का शुक्रिया, सुनील और साथ ही जय, आप दोनों का समय आपसे बातचीत कम हुई, लेकिन जो भी ट्रेड्स आपने बताया उसके लिए थैंक यू। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी दीजिए इजाजत। कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।